इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर की जो आपकी क्लास चल रही थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे मैंने सारे टॉपिक वाइज क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, जो हमारा वीडियो के लिए, ठीक, वीडियो री एग्ज़ाम जो आप लोगों को सामने लगा हुआ है उन लोगों के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन अब हम लोग क्या प्रैक्टिस वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अप्रैल का हो गया, जैसे राष्ट्रीय, जितने भी राष्ट्रीय इसमें है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ क्या करूँगा, समझा के आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी क्लास नहीं आ पा रही, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से नहीं आ पाती है, सारी प्रॉब्लम बताई भी नहीं। तो राष्ट्रीय जो हमारी प्रमुख राष्ट्रीय जो राष्ट्र से हमारे नेशनल करंट हैं उनसे जितने भी रिलेटेड है उनको आइए हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था। ये हमारा कहाँ पे, गुजरात राज्य में किया गया था। ठीक है, गुजरात राज्य में किया गया था। ठीक है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, कैपिटल आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है कैपिटल। तो इसकी कैपिटल जो है कहाँ पे है, गांधीनगर में है। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ है, गांधीनगर में है। ठीक है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा वाला गांव कौन हुआ, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा वाला। ठीक है, सौर ऊर्जा वाला जो गांव कौन सा है, तो मोढेरा गुजरात वाला। कौन सा है, मोढेरा गुजरात का एक गांव है जो पूर्ण रूप से क्या, सौर संचालित है। ठीक है, क्या है, सौर संचालित है। और जो संविधान साक्षर कौन सा जिला बना है ये बता दीजिए, संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, पहला जिला बना है संविधान साक्षर, वो कौन सा, कोल्लम जिला, कोल्लम जिला हमारा कौन सा है, केरल का है। एक करंट जितने भी आएंगे सारे रिलेटेड मैं इसे बताता चलूँगा। जैसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा कौन सा है, मोढेरा जो हमारा गुजरात है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा हुआ, तो पहला गांव कौन सा हमारा, मोढेरा गुजरात है। संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, तो कोल्लम जो केरल में पड़ता है। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो गुजरात में। गुजरात की कैपिटल कहाँ है, गांधीनगर में। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सौराष्ट्र तमिल के बारे में देखते हैं। क्या ये संगम क्या है, इसकी आयोजन तिथि देख लीजिए कब थी, तो 17 से 26 अप्रैल 2023 को थी। आयोजन स्थल कहाँ पे था, ये हमारा कहाँ पे है, गुजरात में। आप कहाँ पे, सोमनाथ, द्वारिका एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप यहीं पे आपके ये भी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो सोमनाथ मंदिर जो है ये भी हमारा कहाँ पे है, गुजरात में ही है। इस पर 17 बार कौन आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी। देखिए एक चीज़ को मैं नहीं, जो चीज़ हमें सामने आ गई, अब करंट से रिलेटेड गुजरात आ गया तो गुजरात, अब सोमनाथ मंदिर सामने दिख गया। तो यहाँ आपके इतिहास में क्वेश्चन बन सकता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर कौन ऐसा शासक था जिसने 17 बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी था। ठीक है, द्वारिका कहाँ पे, तो द्वारिका भी गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपकी कहाँ पे है, गुजरात में है। 182 मीटर की, ठीक है, 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, 182 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है। ठीक है, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई। जब आप इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने लगेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, तैयार होने लगेंगी। ठीक है, इस पर महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कौन कौन से हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो था, यह कार्यक्रम एक श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो हम भारत को सर्वश्रेष्ठ भावना को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु क्षेत्र चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगम ने सौराष्ट्र के तमिल को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का क्या दिया, अवसर दिया। ठीक है, फिर से जुड़ने का क्या दिया, अवसर दिया। ठीक, इस संगम में जो है 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे। कितने, 3000 से अधिक लोग कहाँ आए थे, सौराष्ट्र में आए थे। कहाँ पे, तमिल से सौराष्ट्र आए थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर आए थे। ठीक, याद रखिएगा यही हमारा तमिल संगम था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। इसको बस क्वेश्चन को देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको याद रखने की कोशिश किया करिए। वीडियो को शेयर कर दिया करिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसने शुभारंभ किया था, तो याद रखना है कौन सा, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था, तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका देखिए शुभारंभ, संगठन से समृद्धि, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना। अभियान का शुभारंभ जो हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 18 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 18 अप्रैल 2023 के, जिसका नाम क्या है, DAYNRLM। ठीक है, NRLM, यह है ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या था, इससे संबंधित, यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय से संबंधित है। 18 अप्रैल 2023 को से 30 जून 2023 तक यह इसकी अवधि है। ठीक, पात्र कौन होगा इसमें, पात्र ग्रामीण विचारों की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना और कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवार को स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह गांव पे बने हुए, उसके अंतर्गत लाना, ताकि ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों को उन्हें प्रदान किया जा सके। क्या किया, प्रदान किया जा सके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहाँ पे है। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको किसी को भूलना नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिख लीजिएगा, 100% परीक्षा में फंसना है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, तो याद रखना आप लोगों को, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन, अमित शाह जी है। इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो कहाँ से किया है, ये हमारा किविथू, जो हमारा सबसे क्या है, सबसे पूर्वी स्थान हमारा कौन सा है, किविथू, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है, किविथू, अरुणाचल प्रदेश से। किसने स्टार्ट किया है, तो गृह मंत्री जो हमारे हैं एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। इसका मतलब क्या होता है, आइए नीचे देखते हैं। इसका मतलब जो है, शुभारंभ यह 10 अप्रैल 2023 को, शुभारंभकर्ता कौन थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। कहाँ से, स्थल कौन सा है, किविथू, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, वाइब्रेंट विलेज योजना जो है किविथू अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किसने किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 अप्रैल 2023 को। योजना की अवधि 2023 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवधि कब है, 2023 से 2026 तक। ठीक है, इसमें व्यय कितना हुआ, 4800 करोड़ रुपए इसमें परिव्यय होगा। ठीक है, योजना का लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य देख लीजिए। इसका जो सीमावर्ती गांव हैं, जो हमारे सीमावर्ती बॉर्डर से जो सीमावर्ती गांव, उनको मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना, जो हमारी मूलभूत पानी हो गया, सब मूलभूत सुविधाएं जो हो गई, सड़क हो गई, इन सभी चीज़ों को क्या करना, वहाँ पे डेवलप करना। ये हमारा क्या था, रोजगार की व्यवस्था करके वहाँ से पलायन को क्या करना, रोकना। सीमावर्ती गाँव को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा करना, ये हमारे क्या थे, प्रमुख क्या थी, इसका लक्ष्य था। कुछ बिंदु देख लेते हैं। इस योजना के तहत जो अरुणाचल प्रदेश हमारा, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक, यानी कि 2967 गाँव का व्यापक विकास करना। मेन इसका यही है कि वहाँ सड़क है, पानी है, उद्योग है, इन सभी चीज़ों का विकास करना, ताकि वहाँ से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। यह योजना कब तक रहेगी, तो यह योजना 2026 तक चलेगी। इस पर जो व्यय होगा वह 4800 रुपये होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 4800 रुपये, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इस योजना के पहले चरण में 11 जिलों को, 28 ब्लॉकों को और 1051 गाँव को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। याद हो गया कि नहीं, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सारा डिटेल से यहाँ दिया है, और डिटेल से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक करंट अफेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए। अप्रैल 2022 में भारत के निर्वाचन आयोग के नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा, किस दल को जो है राष्ट्रीय दल का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया है, तो हमारी कौन सी है, आम आदमी पार्टी को। ठीक है, आम आदमी पार्टी को। पहले कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थीं, तो पहले 8 थीं। ठीक है, इसमें कौन जुड़ गई, तो एक हमारी कौन सी हो गई, आम आदमी पार्टी को क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी जो थी इसमें ऐड हुई। ठीक, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। लेकिन इसमें से 3 क्या बाहर भी हुई, 3 को बाहर भी कर दिया। तो वर्तमान में 6 हमारी क्या हैं, 6 हमारी क्या हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। याद रखिएगा, 6 हमारी क्या हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग हमारा किस आर्टिकल में है, ये भी बता दीजिए किस आर्टिकल में हमारा निर्वाचन आयोग है। तो आर्टिकल 324 में हमारा निर्वाचन आयोग है। ठीक है, राजीव कुमार हमारे वर्तमान में क्या है, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दर्जा कब दिया गया, तो 10 अप्रैल 2023 को
दर्जा प्रदान कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग। नए नए राष्ट्रीय दल कौन बने हैं, तो आम आदमी पार्टी, ठीक है। और वर्तमान में जो पार्टियां हैं उनको देख लीजिए कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आप लोगों को पता ही है सबसे पुरानी पार्टी हमारी कौन सी है, NIC, जिसको बोलते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक, 1885 में हुई थी, ठीक। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक। और बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्स, CPIM जिसको बोलते हैं CPIM, ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्स पार्टी, ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक, कार्ड संगमा वाली जो है मेघालय की, वो है। और हमारी आम आदमी पार्टी। तो कितनी पार्टियां हैं, 6 हमारी क्या है राष्ट्रीय पार्टियां, आप लोग याद रखिएगा, करंट से बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हमारा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण कुछ इसे पॉइंट है उनको देख लेते हैं कौन कौन सा। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं CPI, ठीक है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इन तीनों पार्टियों से क्या राष्ट्रीय दल का क्या कर लिया, दर्जा वापस ले लिया, ठीक है। चलिए इनमें क्या मापदंड है इनको भी जानना चाहिए, आप लोगों को हर एक पॉइंट को जानना चाहिए। राष्ट्रीय दल का दर्जा क्या होता है, किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई दल लोकसभा में, यानी कि जो हमारी लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत नहीं 6% मत प्राप्त करता है, तथा इसके तहत वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, या फिर जो है यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीट पर विजय प्राप्त करता है, तथा ये सीटें उसे कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हों, कम से कम क्या है 3 राज्यों में प्राप्त हों, तो क्या है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा। यदि एक और है ऑप्शन, जो यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा है, मतलब अगर आप 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा है तो भी आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप लोग। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, मतलब शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, इसको बता दीजिए। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। तो सबसे जो ऊर्जा दक्षता में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो आपको याद रखना हमारा कर्नाटक राज्य है, ठीक है, कर्नाटक राज्य। अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव हुआ कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस की क्या बनी है, सरकार बनी है, ठीक है, कांग्रेस की, ठीक। कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, तो 136 सीटें जीत करके कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है, ठीक है। और यहाँ पे और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान हमारा किसका है, कर्नाटक का है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो BEE द्वारा क्या अलायंस फॉर एनर्जी एशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2020-21 व 21-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश का वार्षिक प्रगति का आकलन पेश करता है, ठीक। जारी कब हुआ था, 10 अप्रैल 2023 को। जारी कौन करता है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल से ही बता दी जाती हैं, ठीक है। विद्युत मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा। वर्तमान संस्करण कौन सा है, तो संस्करण 4था है, ठीक है। अब प्रथम संस्करण जो जारी किया गया था 2018 में। आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक। शीर्ष स्थान पर इसमें कौन है, कर्नाटक है, ठीक। आइए देखते हैं श्रेणीवार तरीके से, ठीक है, सूचकांक। तो फ्रंट रनर जो होते हैं, मतलब 60 से अधिक अंक पे में कौन है, कर्नाटक हमारा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, केरल है, उसके बाद राजस्थान है, तेलंगाना। अचीवर में जो अचीव किए हैं 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच, इसमें असम हमारा है, हरियाणा है, और कौन, महाराष्ट्र और पंजाब है। कंटेंडर जो होते हैं हमारे, जिसमें जो इनको श्रेणियाँ बनाई गई हैं। एक फ्रंट रनर जो 60 से अधिक है, जो 50 से 60 के बीच में रहते हैं उन्हें अचीवर कहते हैं। जो 30 से 50 के बीच में रहते हैं उन्हें कंडेंटर कहते हैं। और एस्पिरेंट जिनको बोलते हैं जो 30 से कम रहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए हमारा हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा यूपी जो है वह कंडेंडर राज्यों में आता है, ठीक, कंडेंडर श्रेणी में आता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं, थोड़ा इधर उधर करना तो पड़ रहा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप लोग ज़रूर देखिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश को 49 अंक प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश को क्या है, 49 अंक प्राप्त हैं, ठीक है।
और यह कंटेंटर श्रेणी में आता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपने प्रदर्शन में सर्वाधिक सुधार किए हैं। तो याद रखिएगा, जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पूछ देगा सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया है, तो हमारा तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इसमें जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है 49 अंक के साथ जो है कंटेंटर श्रेणी में रखा गया है। ठीक, चलिए छठवां बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त है, तो यह हमारा बड़े राज्यों में, इसमें भी मतलब सबसे ज़्यादा जो है न्याय कौन सा राज्य देता है, तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर, जहां न्याय सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो सबसे लास्ट ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो हमारा कर्नाटक राज्य है। दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी हमारा कर्नाटक राज्य है। ठीक है, इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों को न्याय तक उन्हीं पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। 4 अप्रैल 2023 को यह जारी किया गया था। जारीकर्ता कौन था, टाटा ट्रस्ट सेंटर फॉर जस्टिस कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स के सहयोग से क्या किया गया था। यह तीसरा संस्करण था। प्रथम संस्करण 2019 में हुआ था। ठीक है, और संकेतकों की संख्या इसमें 102 है। ठीक है, रिपोर्ट्स राज्यों की श्रेणी, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में कुल 18 राज्य हैं। ठीक है, और छोटे राज्यों में कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, छोटे राज्यों में कुल 7, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हमारा कर्नाटक है 6.68, और अंतिम राज्य हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। देख लीजिए अपने उत्तर प्रदेश में कितना न्याय होता है। ठीक है, बाबा जी की सरकार है, फिर भी अंतिम स्थान है। ठीक, देख लीजिए। ठीक, चलिए बड़े राज्यों में शीर्ष 3, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट एक गलत है, आप लोग खुद देखिए न्याय कितना मिल रहा है। ये रिपोर्ट तो जारी की गई केंद्र सरकार के द्वारा ही जो है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, दक्षिण भारत के सभी राज्य जो है इसमें टॉप करते हैं, हमेशा हर चीज़ में टॉप पे रहते हैं। ठीक, और जो उत्तर भारत के हैं, बस आप लोग अनाज, चावल, गेहूँ और धार्मिक चीज़ों पर आप लोग बस लड़ते रहिए जो है। ठीक है, नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा करिए। ठीक, चलिए बड़े राज्यों में अंतिम 3 राज्य कौन कौन से हैं, बिहार है, बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन है, तो इसमें सिक्किम, छोटे राज्यों में कौन है प्रथम स्थान पे, हमारा सिक्किम राज्य है। ठीक, कौन सा, सिक्किम राज्य है। ठीक, और छोटे राज्यों की अंतिम श्रेणी पे कौन है, गोवा है। अंतिम श्रेणी पर कौन है, गोवा है। ठीक, चलिए तो ये भी याद हो गया होगा। ऊर्जा दक्षता और जो जस्टिस वाले में कौन सा, कर्नाटक प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। ठीक, मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव के परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं, तो यह जो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप लोग आगे चलिए देख लेते हैं। तो इसका विधानसभा तो 27 फरवरी 2023 को हुआ था, मतगणना 2 मार्च 2023 को हुई। तो सीटों की कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, तो विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं, तो 60 सीटें हैं नागालैंड में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नागालैंड में विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं, तो इतनी। इसमें 25 सीट जीत करके क्या, ये जो है कितनी 25 सीटें जीती है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीती है, कांग्रेस ने 7 और नेशनल पीपल्स ने 5, और जो है अन्य जो है रामविलास लोक जनशक्ति जो है 2, और नागा पीपल्स फ्रंट ने भी 2 जीती है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसको, तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीट जीत करके यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से क्या बना देती है, सरकार बनाई है। ठीक, चलिए यहाँ पे कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 60 हैं। लोकसभा की कितनी है, तो 1 है। राज्यसभा की कितनी है, तो 1 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित के लिए जो है, जिसमें से 59 सीटों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इसमें से 59 सीट क्या है, अनुसूचित के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकुलूटो विधानसभा क्षेत्र के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDPP की हेकानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक के रूप में क्या हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं। ये भी याद रखिएगा। 7 मार्च 2023 को NDPP के नेता नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो यहाँ के कौन है, नेफ्यू रियो, अगली बार भी यही थे, नेफ्यू रियो ही थे। ठीक है, नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है, CM बने हैं। ठीक है, CM बने हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8वां बताइए। मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस
चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हैं? इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हैं, इसको बताइए। तो यह है नेशनल पीपल्स पार्टी। मेघालय का भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें हमारी एनपीपी, यह हमारी क्या एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक, यह क्या की है, यहाँ पे जीती है, ठीक है, मेघालय में। देख लीजिए, ये भी उसी दिन है, ठीक है। यहाँ पे भी लोकसभा की राज्यसभा की सीटें कितनी है, कह रहे हैं विधानसभा की कितनी है, 60 है, ठीक है। और इसमें नेशनल पीपल्स पार्टी ने 26 और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक 11, राष्ट्रीय कांग्रेस 5, तृणमूल जो हमारी है वो भी हमारी कितनी है, 5 की है, ठीक है, 5 प्राप्त की है, ठीक है। वाइस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2 सीट है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कितनी है, 2 सीट है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए इधर, ठीक है। ये रहा हमारा, इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। मेघालय में कुल 60 कितनी हैं, सीटें हैं, ठीक है, 60 सीटें, जिसमें 55 क्या हैं, एसटी के लिए हैं, ठीक है। एसटी जो अनुसूचित जनजाति से आरक्षित हैं। मेघालय में कुल 59 विधानसभा क्षेत्र में से चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में कॉर्ड संगमा यहाँ के क्या हैं, कॉर्ड संगमा के नेतृत्व में वाली जो है नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे अधिक 26 सीटें जीत करके यहाँ के मुख्यमंत्री की दूसरी बार क्या करते हैं, शपथ ले लेते हैं कॉर्ड संगमा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। मार्च 2023 में नई दिल्ली के रायसीना डायलॉग्स का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? रायसीना डायलॉग्स। तो मुख्य अतिथि के रूप में किसके, जियार्जिया मेलोनी। कौन थे? जियार्जिया मेलोनी थे, याद रखिएगा, जियार्जिया मेलोनी। इनके बारे में रायसीना डायलॉग्स भू राजनीतिक और भू रणनीति भारत का एक क्या है, सम्मेलन है, जो 2 से 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें क्या आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। प्रथम संस्करण 2016 में, इस बार कौन सा? 8वां है, ठीक है। इसमें देखिए थीम का था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, यानी कि लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था, ठीक है। मुख्य अतिथि इटली के जो है, इटली के कौन थे? इटली के जार्जिया मेलोनी थे। इटली के प्रधानमंत्री भी याद रख लीजिएगा, इटली के। इसकी राजधानी कहाँ पे है? रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं जार्जिया मेलोनी, ठीक है, मेलोनी हैं, जो हमारे रायसीना डायलॉग्स में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, मुख्य अतिथि के रूप में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में परिणाम जारी किया गया। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को कुल 32 सीटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे अपना क्या किए, सरकार बनाई है त्रिपुरा। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, तो ये बता दीजिए। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 16 फरवरी 2023 के परिणाम जारी किया गया। 22 मार्च 2023 को, ठीक है। सीटें कुल कितनी यहाँ पे 60 है। तो अभी मैंने 3 राज्यों के, एक मेघालय का बताया, एक नागालैंड का बताया। तीनों जगह जो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 60 हैं। लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी यहाँ पे 1-1 हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 55 सीटें कहाँ पे आरक्षित थी? मेघालय में। 59 सीटें कहाँ पे थी? तो नागालैंड में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए कार्ड संगमा कहाँ के थे? मेघालय के थे। नेफ्यू रियो कहाँ के थे? नागालैंड के थे, सीएम, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें, यहाँ पूर्ण रूप से बहुमत थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। आगे क्या, कांग्रेस यहाँ पे 3 सीटें जीतती है, ठीक। और अलायंस इंटेलिजेंस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है 1 सीट जीतती है, ठीक। चलिए इसमें 60 सीटें क्या हैं, 10 सीटें इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए, और 20 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मानिक शाह यहाँ के क्या बने, दूसरी बार सीएम बने हैं, ठीक है, दूसरी बार क्या बने, सीएम बने। 11वां क्वेश्चन बताइए फटाफट। कह रहा है कि मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिएगा। जो निर्वाचन आयोग की जो मुख्य नियुक्ति जो होती है उसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें जो गृह मंत्री नहीं शामिल होगा, बाकी जो मुख्य न्यायाधीश होगा, प्रधानमंत्री होगा, और लोकसभा विपक्ष का क्या होगा, नेता होगा, ठीक है, विपक्ष का क्या होगा, नेता होगा। देख लीजिए इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, ठीक। इसको जो है किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति होती है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है हमारा, जो है जो चुनाव करवाता है, तो उसका 324 के तहत, 324 के 2 के तहत जो है इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, दी जाती है, ठीक। और इसमें निर्णय कब आया था? तो निर्णय 2 मार्च 2023 को आया था, ठीक। मोटा मोटा बस देख लीजिए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें शामिल कौन कौन होगा? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और लोकसभा का जो
विपक्ष का नेता होगा वो होगा, और भारत का न्यायाधीश होगा। बस 3 लोग होंगे, एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा, और भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। निर्णय दिया गया 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा। ठीक है, इसकी जो संविधान के पीठाध्यक्ष न्यायमूर्ति एम जोसेफ थे। कौन थे? एम जोसेफ। और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी थे। ठीक है, 5 लोग थे। अनिरुद्ध बोस थे, सीटी रवि कुमार भी थे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल के नेता इस समिति में क्या होगा? शामिल होगा। संसद जब तक अनुच्छेद 324(2) के तहत कोई विधि नहीं बना लेती है तब तक इस निर्णय का क्या किया जाएगा? पालन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भरे हुए हैं। ठीक है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? बताइए। तो ये हमारा हुबली धारवाड़। ठीक है, अब तक गोरखपुर का सबसे लंबा था, 1.33 था। अब 1.5 किलोमीटर का हमारा कौन बन चुका है? हुबली का धारवाड़। ये भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक से कितने क्वेश्चन आए हैं आज ही आप लोग देख लीजिए। 12 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे कर्नाटक से ही हैं। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटक से हैं। ठीक, तो बताइए आप लोग। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बता दीजिए। ठीक, यह रहा हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 12 मार्च 2023 को किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हुबली धारवाड़ कर्नाटक में सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन नाम दिया गया है। ये जो 1.507 मीटर का है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी लंबाई याद रखिएगा। ठीक है, 1.5 मीटर का है या 1507 मीटर का है। ठीक, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी धारवाड़ को क्या किया? राष्ट्र को समर्पित भी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, जनवरी 2023 में सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे पूर्व हमारा कौन था? गोरखपुर जंक्शन था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब हमारा कौन सा हो चुका है? हमारा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन हो चुका? हुबली हो चुका है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन? अभी मैंने बताया था कोल्लम हमारा कहाँ का है? केरल राज्य का। ठीक है, संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम केरल बना है। ठीक है, कोल्लम केरल। ठीक, इसके बारे में आइए देखिए। घोषणा तिथि 14 जनवरी 2023 को हुई थी। घोषणाकर्ता केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ठीक है, तो सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल। ठीक है, अन्य बातें कुछ महत्वपूर्ण। कोल्लम ने यह उपलब्धि संविधान साक्षर अभियान द सिटीजन 2022 के परिणाम के स्वरूप प्राप्त किया। ठीक है, ये भी चीज़ें आप लोगों के बोलिए बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक रूप से साक्षर बनना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया? पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित हमारा ये भी केरल ही है। तो केरल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, एक कोल्लम जिला साक्षर बना, एक पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री वही हैं, सीएम है पिनरई विजयन है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको देख लिया करिए। चलिए, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई का दर्जा दिया है? बताइए। यूरोपीय आयोग द्वारा। ठीक है, किसको दिया गया? तो वो दिया है कांगड़ा चाय को दिया है। कौन दिया है? कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ की है? ये बता दीजिए फटाफट। कांगड़ा चाय को भौगोलिक क्या संकेतक के रूप में दर्ज किया गया यूरोपीय आयोग द्वारा। ठीक है, कौन? कांगड़ा चाय को। ठीक, कांगड़ा चाय हमारा कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय जिले में उगाई जाती है। ठीक है, कांगड़ा जिले में उगाई जाती है, इसलिए कांगड़ा चाय के नाम से जानी जाती है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 को कितने उत्पादों को जीआई टैग? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो एकदम रट डालिए। आज मैं इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, कितने? तो 33 कितने को? 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नए 33 जीआई उत्पाद कौन कौन से देखते हैं आइए। एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2023 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के टोटल कितने? 10 को दिया गया अभी हाल ही में। देखिए कहाँ कहाँ के देख लेते हैं। बनारस का पान, वाराणसी का पान, ठीक है, रामनगर का भंटा, बनारस का लंगड़ा आम, ठीक है, हाथरस की हींग को, और आदम चीनी चावल, ये हमारा कहाँ का है? तो चंदौली का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ का है? चंदौली का। आदम चीनी चावल को चंदौली का। अलीगढ़ के ताले को अलीगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ का जो आंवला है, नगीना लकड़ी को, ठीक है, नगीना की जो लकड़ी है इसको, इसका 60 स्किन ले लीजिए, जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से फंसना ही फंसना है। ठीक है, बखीरा के पीतल बर्तन को और वादा का सजर
सजर पत्थर शिल्प को, बांदा का जो सजर पत्थर शिल्प है उसको एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ। बनारस का पान को, रामनगर भंटा ये भी बनारस में ही पड़ता है। बनारस का लंगड़ा आम को, हाथरस की हींग को और आदम चीनी चावल को, अलीगढ़ के ताले को, प्रतापगढ़ के आंवले को, नगीना लकड़ी को, बखीरा जो है पीतल की शिल्प को और हमारा जो बांदा के सजर पत्थर को। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10 जीआई टैग प्रदान किए गए। बिहार का मिर्चा चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का मिर्चा चावल, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का एक जीआई टैग मिला है बिहार के मिर्चा चावल को, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो रीवा का सुंदरजा आम है उसको, रीवा का जो सुंदरजा आम है उसको मध्य प्रदेश का, ठीक है। लद्दाख का जो है सिंगकोस लकड़ी की नक्काशी उसको प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया। और छत्तीसगढ़ का जो नगरी दुबराज चावल है उसको, नागरी दुबराज चावल जो हमारा कहाँ, छत्तीसगढ़ का। तमिलनाडु के भी यहाँ पे कुछ हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे, मनप्पराई मुरुक्कू, कुम्बुम पनीर, थ्रचाई यानी अंगूर है ये, मार्तंड शहद को, ऊँटी वर्की को, मनाम दुराई के मिट्टी के बर्तन को, सलेम साबूदाना को, मनाम दुराई के मिट्टी के बर्तन 6 जो है तमिलनाडु के और 10 जो हमारे उत्तर प्रदेश को। अभी हाल ही में टोटल कितने दिए गए हैं, 33 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारी चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ है, आप लोग इसको नोट करते जाइए जो है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है और इसी पे मैं मैराथन भी लूँगा, ठीक। और हैं देखिए 11 जो किसके 11 हैं जो है, ठीक है। मैंने सोचा इतने ही 11 दिए गए हैं, देखिए इधर और दिए गए हैं तमिलनाडु के, ठीक। औथूर वेन्नी लई को, माई लड़ी पत्थर की नक्काशी को, सोलवंदल वेन्नी लड़ई को, नेगम सूती साड़ी को, थैकम रतन शिल्प को, ठीक है। जम्मू कश्मीर के देख लिए बसोहली पेंटिंग, तो याद रखेंगे बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, जम्मू, ऐसे पूछ देगा नहीं, इसमें पूछ देगा बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। बसोहली पासमीना ऊनी उत्पाद वस्त्र को भी, भद्रवाह राजमा को भी, राजौरी चिकन वुड कास्ट को भी, राजौरी हमारी कहाँ पे, ये भी जम्मू कश्मीर में। टोटल 8 उत्पादों को दिया गया है, ठीक है। मुस्क बुद्जी चावल को, उधमपुर कलादी को, रामबन अनारदाना को और रामबन सुलाई शहद को भी दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब देख लीजिए यहाँ का क्या था, भारत में जीआई टैग का पंजीकरण विनिमय वस्तु के भौगोलिक संकेत पंजीकरण अधिनियम जो इसका था जो है 1999 का था। देना स्टार्ट कब किया गया, 2003 से यह क्या किया गया, देना स्टार्ट किया गया था। और 2004 में पहले उत्पाद को दिया गया था। 2004 में कौन सा था वो, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो हमारी कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तो याद रहना चाहिए अधिनियम 2009 का, अधिनियम जो हो 1999 का पहली बार किस लागू कब से हुआ, 2003 से दिया पहली बार किस, 2004 में पहले उत्पाद को दिया गया, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी। चलिए 17 बताइए, कह रहा कि भारत फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है, बताइए। उच्च न्यायालय तो हमारा कौन सा है, केरल बना है, ठीक है। उच्च न्यायालय कौन बना है, केरल। जो क्षेत्रीय भाषा मतलब अपने क्षेत्र की जो भाषा है वहाँ का जो है केरला, जो मलयालम जो केरल में बोली जाती है उस भाषा में क्या किया है, अपना क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है केरल, ठीक है। केरल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। केरल बना है, ठीक। मलयालम भाषा यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। और केरल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली द्वारा क्या किया गया, यह निर्णय प्रदान किया गया, ठीक है। जो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, वो वाई चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय को प्रकाशित करने पर जोर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है ये न्यायाधीश, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, ठीक। चलिए 18 टोटल 20 क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, 20-20 का, नहीं तो फिनिश नहीं कर पाया जाएगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला, मतलब 5G कौन सा जिला जो 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बना है, तो हमारा कौन सा, विदिशा हमारा बना है, ठीक है। विदिशा जो 5G तकनीक लागू करने वाला कौन सा पहला जिला बना है, विदिशा, ठीक है, याद रखिएगा। विदिशा जो बना है, ठीक है, यह हमारा मध्य प्रदेश का है, ठीक है। विदिशा हमारा कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक। तो आज यहीं पे हम क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन को हम लोग किए हैं और सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है आप खुद देखिए, जो सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है और डिटेल से सारी चीज़ें। जीआई टैग तो आप लोग याद ही करके जाइएगा, 33 प्रोडक्ट को दिया गया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के 10 प्रोडक्ट को दिया गया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।